जब भी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो भारत का जिक्र एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर होता है। एक तरफ हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उत्सर्जक हैं, दूसरी तरफ हम उन देशों में से हैं जिन पर क्लाइमेट चेंज का असर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। और इन सबके बीच भारत के पास एक ग्लोबल लीडर बनने का मौका भी है। तो चलिए आज इसी जटिल कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम भारत के क्लाइमेट पैराडॉक्स यानी विरोधाभास को देखेंगे, फिर बात करेंगे कि पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। इसके बाद न्याय के सवाल पर आएंगे, फिर देखेंगे कि भारत इससे निपटने के लिए क्या कर रहा है, और आखिर में विकास और भविष्य के बीच संतुलन बनाने की चुनौती पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भारत के इसी विरोधाभास को समझते हैं, क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, कुल उत्सर्जन के मामले में भारत चीन और अमेरिका के ठीक बाद तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन जैसे ही हम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन पर नजर डालते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। एक औसत भारतीय का कार्बन फुटप्रिंट दुनिया के औसत का सिर्फ आधा है। ये हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। और ये आंकड़ा इस बात को और भी साफ कर देता है। दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है, लेकिन दुनिया के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में हमारा हिस्सा सिर्फ 7% है। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो सिर्फ कुल उत्सर्जन नहीं, बल्कि प्रति व्यक्ति और ऐतिहासिक उत्सर्जन को भी देखना कितना जरूरी है। चलिए अब इन बड़े बड़े आंकड़ों से हटकर जमीन पर देखते हैं कि इसका असर भारत के पर्यावरण और लोगों पर आखिर हो क्या रहा है। हिमालय, जिसे हम तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, उस पर क्लाइमेट चेंज का असर सीधे सीधे दिख रहा है। अनुमान ये है कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो 2100 तक हिमालय के 2/3 ग्लेशियर पिघल चुके होंगे। ये सिर्फ बर्फ पिघलने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े मानवीय संकट की घंटी है। सोचिए, इन ग्लेशियरों का पिघलना करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालेगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु, ये वो नदियां हैं जिन पर करोड़ों लोग अपनी जिंदगी के लिए, पीने के पानी के लिए, खेती के लिए निर्भर हैं। इन ग्लेशियरों के बिना इन नदियों का भविष्य खतरे में है, जिसका मतलब है एक बहुत बड़ा जल संकट। और ये परेशानी सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है। पूरे भारत का औसत तापमान 1901 से 2018 के बीच 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन इसी बढ़ोतरी की वजह से आज हम देश भर में पहले से कहीं ज्यादा भीषण गर्मी की लहरें और सूखे का सामना कर रहे हैं। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज का असर सिर्फ पर्यावरण पर नहीं होता, ये भारत के लिए एक सामाजिक न्याय का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसकी कीमत हर कोई बराबर नहीं चुकाता। अर्थशास्त्री एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक टन कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में छोड़ा जाता है, उससे देश को कितना आर्थिक नुकसान होता है। और भारत के लिए ये कीमत है $86 प्रति टन, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा बोझ डाल रहा है। और ये जो आर्थिक बोझ है ना, ये सब पर बराबर नहीं पड़ता। जैसा कि स्कॉलर प्रकाश काशवान बताते हैं, इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर होता है जो पहले से ही हाशिए पर हैं। शहरी गरीब, महिलाएं, दलित, आदिवासी समुदाय, जिनकी राजनीतिक आवाज भी अक्सर अनसुनी रह जाती है। ये कुछ ऐसे समूह हैं जिन पर इसका असर बाकियों से कहीं ज्यादा होता है, चाहे वो किसान हो जिसकी फसलें खराब हो रही हैं, या फिर तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हों जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, या शहरों में झुग्गियों में रहने वाले गरीब जो भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। इन सभी की जिंदगी सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। तो सवाल ये है कि इस बड़ी और मुश्किल चुनौती से निपटने के लिए भारत आखिर कर क्या रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो भारत हमेशा से ही एक अहम खिलाड़ी रहा है। 1992 के रियो समिट से लेकर 2015 के पेरिस समझौते तक भारत ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि जिम्मेदारियां साझा तो हैं, लेकिन अलग-अलग हैं। मतलब जिन विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, उन्हें इससे निपटने में बड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, इन्हें देश के अंदर बड़े बड़े लक्ष्यों में बदला गया है। इनमें से एक सबसे बड़ा लक्ष्य है 2030 तक हमारी 40% बिजली रिन्यूएबल स्रोतों यानी कि गैर जीवाश्म ईंधन से पैदा करना।
एनर्जी के अलावा संरक्षण यानी कंजर्वेशन पर भी भारत का फोकस है। ये नक्शा भारत के रामसर साइट्स को दिखाता है। ये वो वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हैं। ये न सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के लिए जरूरी हैं, बल्कि ये कार्बन सोख कर क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी हमारी मदद करती हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है नमामि गंगे मिशन, जो हमारी सबसे पवित्र नदी गंगा को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत सीवेज मैनेजमेंट से लेकर नदी की सतह की सफाई और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने जैसे कई काम किए जा रहे हैं। हालांकि इन सारे बड़े बड़े प्लान्स को जमीन पर उतारने में एक बहुत बड़ी रुकावट है, और वो है पैसा। क्लाइमेट फाइनेंस यानी विकसित देशों से विकासशील देशों को मिलने वाली मदद बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी कोई एक साफ परिभाषा ही नहीं है, जिसकी वजह से ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि असल में कितनी मदद मिल भी रही है। और यहीं पर हम भारत की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी दुविधा पर पहुंचते हैं: विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना। एक तरफ हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक 40% बिजली रिन्यूएबल स्रोतों से आए, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आज भी हमारी 73% बिजली कोयले से बनती है, जो विकास के लिए जरूरी है। यही वो विरोधाभास है जो भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी वजह से भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने विकास के अधिकार की बात करता आया है। भारत का तर्क सीधा है: हमें अपने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार है, और इसके लिए हम अपने विकास से समझौता नहीं कर सकते, खासकर तब जब इस संकट को पैदा करने में हमारा ऐतिहासिक योगदान बहुत कम रहा है। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं: एक देश जो खुद क्लाइमेट चेंज से बुरी तरह प्रभावित है, वो कैसे अपने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालेगा और साथ ही इस लड़ाई में दुनिया का नेतृत्व भी करेगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।